अभिनंदन दोस्तों, आज फिर एक और वीडियो आपके साथ लेकर के आया हूं। जी हाँ, ये वीडियो आपकी वजह से बन रहे हैं, मैं नहीं बनाना चाहता हूं। आपका प्रोत्साहन जो मुझे मिल रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं शायद मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिव का दिन है, बहुत ही पूजनीय दिन हम कह सकते हैं इसे। आज के दिन ये वीडियो लाकर के मुझे ये खुशी भी महसूस हो रही है कि हम सब किसी एक कारण से जुड़ रहे हैं। वो ये है कि हमें महाशिव ये शक्ति दे, मुझे आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे, आप में उल्लास और उमंग भरे, आपकी परीक्षाओं के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मक सोच हो। परीक्षा डरने के लिए नहीं होती, उसे एंजॉय करना चाहिए। कला है परीक्षा देना। तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा, कुछ बातों पर हमने जिक्र किया, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर, आपको मैं डेली जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ वो यहाँ स्क्रीनशॉट पर आपके आते हैं। साथ ही मैंने इसमें बोर्ड पर भी लिखा है। तो उसी क्रम में कि हमें डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में जो भी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, एग्जामिनर जो हमें पेपर में दे रहा है, तो उन्हें ऐड कराना है या नहीं कराना है, इस पर ही ये क्वेश्चन है। तो ये सेशन हम इस क्वेश्चन को करते हुए, जो कि पिछले वीडियो से लिंक है, एक नए टॉपिक पर भी हम जाएंगे। उससे संबंधित भी मैंने एक प्रश्न लिया है, एक क्वेश्चन लिया है। तो ये सारे, मैं बार बार यही दोहराता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये वही हैं जो बोर्ड कालांतर में पूछ चुका है, यानी कि पिछले जो एग्जाम्स हो चुके हैं बोर्ड के, उनमें हम ये क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो इसलिए इन पर थोड़ा ध्यान देना अच्छी बात है। कम समय में हमारे पास ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी है जिसे हम कहीं कुछ हद तक लागू कर सकते हैं और उसके परिणाम हमें सकारात्मक मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। How will you treat the following while estimating domestic product of a country? Give reasons for your answer. जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि केवल ये बात कह देने भर से कि हाँ साहब ये वाला ऐड होगा, ये नहीं होगा, हमारा काम बनेगा नहीं। हमें उसके रीजन आउट करना होगा। हमें बताना होगा कि हम उस ट्रांजैक्शन को क्यों अपनी डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में जोड़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप समझें कि जब हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, घरेलू आय की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमें यह देखना होता है कि टेरिटरी में हम हैं या नहीं, अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में हम हैं या नहीं। उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाए कि क्या क्या चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ सकती हैं। और फिर एक होती है राष्ट्र आय की बात। राष्ट्र आय माने जो राष्ट्र के व्यक्ति ने, यानी नॉर्मल रेजिडेंट ने, चाहे कहीं से भी हो, चाहे भारत में रह करके हो या भारत से बाहर जा करके हो, वो कमा रहा है, उसे हम जोड़ते हैं। क्योंकि हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, हमें बाहरी दुनिया से भी अब लेन देन करना होता है। और ये कोई आज का नहीं, काफी समय हो चुका है। तो आइए पहले पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज। कल के वीडियो में क्या था कि एक फॉरेन बैंक हमारे देश में आ रही है और प्रॉफिट अर्न कर रही है। यहां क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, आईसीआईसीआई हो सकती है, ये अदर कंट्रीज में है। जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूरोप में हो सकती है, यूएसए में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, सिंगापुर हो सकती है, बैंकॉक हो सकती है। ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो क्या ये ऐड होंगी या नहीं होंगी? प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज। तो अदर कंट्रीज मतलब हमने ले लिया भाई, मान लीजिए नेपाल, ठीक है, नेपाल ले लिया। तो क्या नेपाल हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बताइए, क्या ये हमारा पार्ट है? नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, नेपाल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो नहीं है, वो तो एक अलग देश है, दूसरा देश है। और यहां पर हमें क्या बोला है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या जवाब हुआ? नहीं, इसे हम ऐड नहीं करेंगे। इट शुड नॉट बी एडेड एज द ब्रांचेस आर वर्किंग इन एट अब्रॉड and other country is not the part of our domestic territory, so it should not be added. But if it is the question asked for the national income, then our banks, SBI, ICICI, वो नॉर्मल रेजिडेंट है,
व्यक्ति होना जरूरी नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, नेशनल में ऐड होता है। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, डोमेस्टिक, तो ये क्या हो जाएगा, नो। और आपने इसका जवाब दे दिया कि भाई क्यों, क्योंकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हैं। दूसरा, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर माने नियोक्ता, जो कि हमें नौकरी पर रख रहा है ना, हमें काम दे रहा है। तो वो जो एम्प्लॉयर है वो गिफ्ट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को, टू हिज एम्प्लॉयज ऑन इंडिपेंडेंस डे। इवेंट कुछ भी हो सकता है, इसका यहाँ कोई महत्व नहीं है, कोई भी इवेंट हो सकता है। मान लीजिए उसके घर में शादी थी, तो उसकी खुशी में भी उसने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिया, दे सकते हैं, है ना। घटना कुछ भी हो, यहां पर ध्यान क्या देना है, जो एक शब्द आया गिफ्ट। तो कल ही मैंने आपसे बात की थी, यानी कि पिछले वाले वीडियो में, कि ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम्स जो होती है ना, वो अर्न नहीं की गई है। कोई सर्विस, देखिए वो कार्य करते हैं इस एम्प्लॉयर के लिए, है ना, लेकिन उसके लिए वो क्या प्राप्त करते हैं, कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्राप्त करते हैं, सैलरी में या काइंड में, जो मैंने बताया, कोई भी मेडिकल अलाउंस हो सकता है, कोई दूसरा अलाउंस। अब गिफ्ट देना नहीं देना एम्प्लॉयर की मर्जी है, दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप जबरदस्ती तो लेंगे नहीं। हाँ, एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयज जो है ना, उनके बीच में ये चर्चा का विषय हो जाएगा, अरे हर साल इंडिपेंडेंस पे हमें कुछ ना कुछ दिया जाता है, इस साल नहीं दिया। अरे भाई कंपल्सन थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि वो देगा ही देगा, वो तो उसकी खुशी थी तो दे दिया। तो वो ट्रांसफर इनकम हो सकती है आपके लिए, यानी किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। और ये दे रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये ट्रांसफर पेमेंट है, जो दे रहा है वो उसके लिए पेमेंट होती है, और जो प्राप्त कर रहा है, रिसीवर है, वो कहेगा भाई इनकम है। तो क्या आंसर हुआ, वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। गिफ्ट क्या है, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट एडेड, व्हाई, because no goods and services are produced, no factor services is provided for that particular gift or that particular income. So our answer remain here again, no, it should not be added. अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट पे, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। टूरिज्म हमारे देश में एक अच्छा बिजनेस है, सरकार भी इसको प्रोत्साहन देती है, प्रमोट करती है। ये हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम चाहे जो कहें, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते हैं, हर जगह आते हैं, बहुत सारी देखने की जगहें हैं। मैं तो कहूँ हमारे गांव ही इतने सुंदर है, वहाँ ही ऐसे एस्थेटिक व्यूज मिल जाते हैं, विहंगम दृश्य मिल जाते हैं, जिनको देख कर को आत्मा को शांति मिलती है। फिर हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिनको देखने का आनंद ही अलग है। तो लोग आते हैं बाहर से, टूरिज्म होता है। तो जब वो लोग आते हैं हमारे यहाँ, रुकते हैं, ठहरते हैं, होटलों में खर्चा करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लोकल मार्केट्स में भी जाते हैं। तो जब वो लोग ये खर्चे कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, तो भाई कौन सी चीज़ें बेची हमने, जो हमने प्रोड्यूस करी हैं, है ना। तो जब हम सेल आउट कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड है, फाइनल कंज्यूमर के तौर पे जा रहा है, और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है कि मान लीजिए कहाँ हुआ भाई, आगरा चले गए, ताजमहल देख लिया, अमृतसर चले गए, है ना, स्वर्ण मंदिर देख लिया, गोल्डन टेम्पल जो है वो देख लिया, और भी कई जगहें हैं देखने की। तो हमारे देश में ही खर्चा किया ना, तो हमारे लोगों की इनकम हुई, इट शुड बी एडेड। क्या करेंगे, यस, दिस transaction, whatever income is generated should be added while calculating domestic income, as foreign tourists are purchasing within the domestic territory. तो ये उसी क्रम में कि डोमेस्टिक इनकम में ट्रांजैक्शन जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, तो हम वो उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के इस दूसरे सवाल पर, और जब मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा तो इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं अगले वीडियो में भी लेकर के आऊंगा। चूंकि बात निकली है
तो इस वीडियो में मैं यहाँ से परे होते हुए, यानी कि हम कौन से ट्रांजैक्शंस डोमेस्टिक में नेशनल में ऐड करते हैं, उससे हम थोड़ा सा ट्रैक अपना बदलते हैं। तो ये ट्रैक जो हम बदल के जा रहे हैं, ये हम इस क्वेश्चन पे जो आ रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के इकोनॉमिक्स पेपर का पार्ट बनने वाला है। हो सकता है कि अक्षरशः वही शब्द, वही प्रश्न आपको न मिले कि जैसा मैंने यहाँ लिखा है, और हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो जरूर आ रहा है 100%। तो आप उसको लेकर के चलिए, मेरे साथ जुड़िए आप। तो क्या है प्रश्न, एक बार देख लेते हैं। डिफाइन एक्सटर्नलिटीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन वेलफेयर। तो आइए दोस्तों इस और ध्यान देते हैं। एक्सटर्नलिटीज आपके लिए जहां तक सीबीएसई के सिलेबस की पहुंच है, यानी कि जो स्कोप ऑफ सिलेबस है हमारा सीबीएसई में 12th के लिए, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, वो स्कोप इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। यूनिवर्सिटी के कोर्स में, सिलेबस में अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एक जनाब थे, शायद ब्रिटिशर्स हैं, हाँ ब्रिटिशर्स ही हैं वो, रोनाल्ड हैरी कॉस्क करके नाम था उनका, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। 1991 में वो नोबेल प्राइज ले गए थे अपनी इस थ्योरी के बेस पर, जो एक्सटर्नलिटीज हम बात कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि जैसे कि अमर्त्य सेन का नाम आता है, अमर्त्य सेन जी का जो नाम आता है वो भी एक नोबेल नॉरेट है, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। जब उन्होंने ये बात करी थी कि जनरली जो क्राइटेरिया होता है, मतलब कि एक तरीका होता है ये पता करने, भाई देखो जैसे मान लो आप कैसे तय करते हो कि फलाना घर वाला जो है वो पैसे वाला ज़्यादा है और हम किसी और को देख रहे हैं उसके पास पैसा कम है, तो कोई क्राइटेरिया तो आप रखते होंगे ना। जैसे कि मान लीजिए उसके पास 2 या 3 4 कारें इस्तेमाल कर रहा है, या बड़े बंगले में रह रहा है, या उसके खर्च करने का जो तरीका है वो अमूमन हम जो दूसरे को देखते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा है, तो शायद उसके पास पैसा ज़्यादा है। आप यही करते होंगे, ऐसे ही हम कंपैरिजन करते एक दूसरे के पहनावे पर, उसके खर्च करने के तरीकों पर। तो हम ये कहते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला है, इसके पास इससे कम है, उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो हम यही बातें करते हैं। या हम ये देखते हैं कि भाई भारत में बहुत अमीर लोग हैं, तो कितने अमीर हैं, उनकी कहाँ पोजीशन है, अगर हम दुनिया के अमीर लोगों से देखें तो क्राइटेरिया होते हैं ये पता करने की कौन मतलब ज़्यादा वेल्दी है, किसके पास ज़्यादा पैसा है। तो ऐसे ही देश को भी हम कंपेयर करते हैं, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज। These are some criteria. How we are deciding that whether the country is rich or poor? तो अगर तुरंत हमें जवाब देना हो तो हम ये कह जाते हैं कि भैया उसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हर साल कितने गुड्स का वो उत्पादन करते हैं, फाइनल गुड्स का, क्योंकि उतनी इनकम आपकी होगी, है ना। जितना आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे आपकी इनकम उतनी। मैंने आपको पहले भी ये वादा किया है कि मैं इस पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ द इनकम इज जनरेटेड। लेकिन सीधी सी बात है कि देखिए मान लीजिए कि मैं 1000 कुर्सियां बनाता हूं और उसको बेचता हूं, तो मेरी एक इनकम होगी। लेकिन अगर मैं 2000 कुर्सियां बनाता हूं तो भी मेरी इनकम होगी, पर जाहिर सी बात है ना कि 1000 के मुकाबले 2000 कुर्सी बना करके बेचने में मेरी इनकम ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन बढ़ा, मान रहे हैं ना, प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम भी बढ़ी। तो जिस देश की जीडीपी ज्यादा होगी वो देश उतना अमीर होगा। तो सबसे अमीर कौन सा देश है भाई आज की तारीख में? तो हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बताइए उसकी जीडीपी कितनी है? ट्रिलियंस में जाती है, 22-23 ट्रिलियन डॉलर है। फिर चाइना की आती है तो 12-13 अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए ट्रिलियन है। भारत की आती है तो हम कह सकते हैं भाई 3 ट्रिलियन के आसपास हम जा रहे हैं, डॉलर में है ये अमाउंट जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम एक सूची बनाते हैं कि ये देश अमीर है, ये उससे कम अमीर है,
ये बहुत कम अमीर है, अगर वो सूची में सबसे नीचे है क्योंकि उसकी जीडीपी सबसे कम है। फिर बात आती है पर कैपिटा इनकम की। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इन सब के मर्म में जाऊंगा, तो हम इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। एक सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी देश में रहने वाला हर व्यक्ति कितना कमाता है, उसके खाते में कितना पैसा हम कह सकते हैं, ये भी बताया जाता है कि वो देश विकासशील है, विकसित है या क्या है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अमर्त्य सेन जी की जो मैंने जिक्र किया था, जैसा मैं कहता हूं कि कई बार मैं बोल जाता हूं, फ्लो में जाता हूं, लेकिन पीछे आकर वो बात लिंक हो जाती है। तो रोनाल्ड हैरी कॉक्स की भी हम बात करेंगे और अमर्त्य सेन साहब की भी यहाँ पर एक जिक्र कर ही लिया है, तो बता देते हैं। तो उन्होंने एक इस पर अपना नजरिया रखा, अपना थॉट जो रखा वो ये था कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं ये तरीका अपनाने में कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को हम कंपेयर कर लें किसी देश की प्रगति के मानक के तौर पर। ठीक है, तो ऐसे में हमें कुछ और चीजें भी देखनी होगी कि क्या जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस देश में रहने वाले व्यक्तियों का कितना अच्छा है, क्या वो शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी अगर शिक्षा को प्राप्त कर भी रहे हैं तो वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, किस तरह की हायर एजुकेशंस वो ले पाते हैं या कितने बच्चे एजुकेशंस को प्राप्त कर पाते हैं, किस तरह का स्वास्थ्य उनका है। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं, वो भी तय करती हैं कि देश विकसित है या नहीं है। तो उन्होंने जब इस पर अपना रिसर्च लेकर के आए दुनिया के सामने, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिला। ऐसे ही एक्सटर्नलिटीज जो है इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट मतलब पहलू, किसी चीज को देखने का नजरिया, उसका पहलू, वो एक्सटर्नलिटीज है जिस पर रोनाल्ड हैरी कॉक्स ने काम किया। 1991 में 1991 में वो नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं अपनी इस बात को लोगों तक समझाने में, लेकर के आने में। लेकिन हमारे जो 12th का, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या यूजीसी में हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, उनके लिए ये टॉपिक होता है। तो वहां जाकर के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, थोड़ा सा इसका लेवल मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, अगर हम बात एक दूसरे को समझाने में सक्षम होते हैं तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारे पास बहुत थोड़ा सा है, तो उसको समझ लीजिए और इस पर क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जैसा कि नाम से है ना, बाहरी कारण। आप इसको अगर हिंदी में, साधारण हिंदी में समझे तो बाहरी कारक, कारक यानी कि कारण, ठीक है ना, कॉजेज। तो ये है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि जीडीपी की एक वैल्यू आई है ना, मैं ऐसी बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूं, जीडीपी बहुत बड़ी होती है, केवल समझने के लिए हाइपोथेटिकल वैल्यूज हम लेते हैं, काल्पनिक वैल्यू, उसका हमारे जो असल जिंदगी है उससे आपको नहीं जोड़ना है, केवल हमें मर्म समझना है, हमें मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मान लीजिए 100 करोड़ की जीडीपी बनी है। अब इस 100 करोड़ की जीडीपी में मान के चलते हैं कि एक केमिकल फैक्ट्री है ना, केमिकल फैक्ट्री है, वो अपना कुछ प्रोडक्शन करती है। तो प्रोडक्शन मतलब हो गया, मतलब हम इसको जीडीपी से जोड़ते हैं, है ना। तो मान लीजिए इसने प्रोडक्शन किया, इसके प्रोडक्शन का हिस्सा 10 करोड़ रुपए है, तो लोगों की इनकम जो है, जिन्होंने यहाँ काम किया उनको भी 10 करोड़ की इनकम प्राप्त हुई। तो अच्छी बात है, आय बनी, आय मिली है, लोगों को पैसा आया है, तो जीवन स्तर भी बदलेगा, ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, ग्रोथ होगी, तो अच्छी बात है। जीडीपी बढ़ती है या प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे कि यहाँ ये केमिकल फैक्ट्री है, तो इसने कुछ भी एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये साहब थे प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर मान लीजिए ये हैं एक्स पर्सन, ठीक है ना, ये हैं आपके एक्स पर्सन प्रोड्यूसर। अभी इन्होंने माल बनाया, ये किसको दिया, कंज्यूमर को, ठीक है ना, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट बना लिया, या मान लीजिए कोई तेजाब बना लिया, या कोई भी केमिकल, ठीक है ना, फैक्ट्री में काम आता है, कहीं पे भी काम आता है, रंग रंगाई में काम आता है। तो आप वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर लेकर के आया जिसने डिमांड करी, तो ये आपका वाई पर्सन, ठीक है ना। अभी ये दो व्यक्ति हैं,
जो प्रोड्यूसर है केमिकल फैक्ट्री में केमिकल बना रहा है, एक्स पर्सन है, कंज्यूमर उसको खरीद रहा है। तो ये दो पार्टी हो गई, एक ने बनाया, एक ने खरीदा। अब इसका इस्तेमाल हुआ तो कुछ देखिए प्रोडक्शन पॉजिटिव था, लेकिन फिर क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में, क्योंकि हो सकता है उस प्रोडक्शन की वजह से एक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन आया, ठीक है ना। किस तरफ ध्यान दिलाया? पॉल्यूशन की तरफ, ठीक है ना। मतलब टॉक्सिकेशन हुआ हमारे एनवायरनमेंट का, उसमें जहर फैला और वहीं उस सिटी में रहने वाले लोग हैं, पीपल है ना, पीपल, उसमें से हमने एक जेड पर्सन ले लिया, जेड पर्सन। देखिए आप ना वापस लिंक कीजिए, केमिकल बना कोई और रहा है, एक्स पर्सन केमिकल बना रहा है, वाई पर्सन जो कि कंज्यूमर है उसको यूज कर रहा है। तो ये क्योंकि ये डिमांड कर रहा है, मार्केट के अनुसार चलते हैं, मार्केट में डिमांड थी इस केमिकल की तो बनाया, कोई अपराध नहीं है। जीडीपी भी बनी क्योंकि प्रोडक्शन हुआ, तो इनकम बढ़ी, अच्छी बात है, गुड इफेक्ट, वेरी गुड इफेक्ट, द इनकम इंक्रीजेस। लेकिन कहीं इस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इस फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल जो कि जहर फैला रहा था, जहर कैसे भी फैल सकता है, वो हवा के साथ मिल करके आपके इस आदमी के फेफड़ों तक जा सकता है, या ये अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहा है और कोई पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं और वो शहर के उस पानी के स्रोत तक जाते हैं, चाहे वो तालाब है, नदी है, वहाँ उसके साथ मिलते हैं और उस पानी को जहरीला करते हैं। वो पानी ये व्यक्ति पी रहा है, इसको मालूम भी नहीं है कि ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ केमिकल, किसने खरीदा, क्यों खरीदा, इसने उसका एक असर प्राप्त किया। यहाँ मैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए वो एक किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है जो लाइलाज है, उसे कैंसर हो जाता है। अब कैंसर हो जाता है तो उसके पैसे खर्च होंगे जो कि नहीं होने चाहिए थे, उसने कोई उसका कोई रोल नहीं था, है ना, सीधे तौर पर, फिर भी उसे उसके लिए पे करना पड़ा। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू पार्टीज आर डूइंग सम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड इट्स कॉस्ट इज बियर बाय, बियर माने उसके ऊपर आता है, भार, and the cost of that transaction is bear by another person, third party, then it have some economic impact. It can be negative, it can be positive. तो यहाँ नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, बाह्य कार्य। तो ये हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे या इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीडीपी का ये एक प्रकार से हम इसको कहते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज था, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको प्रश्न आ जाता है कि इज देयर एनी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हाइल फाइंड आउट द जीडीपी और द नेशनल इनकम, देन यू कैन मेंशन एक्सटर्नलिटीज हियर। समझ रहे हैं ना। तो भाई ये जो जेड पर्सन था, कोई भी हो सकता है, उसे बीमारी हुई कैंसर, लाखों रुपए उसके खर्च हो गए, पर ये वहां दोषी नहीं था, ना इसने केमिकल बनाया, ना इसने केमिकल की डिमांड करी। तो इसका मार्केट जो था केमिकल का या जो भी था, उस पर कोई सीधा कंट्रोल नहीं था, पर उसके लिए वो कीमत चुका रहा है। ही इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन। दिस हैपन इन द जीडीपी एंड दिस इज पॉइंट आउट बाय मिस्टर रोनाल्ड हैरी कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो ट्रू जीडीपी की जब हम बात करते हैं कि असल में जीडीपी कितनी देखा कितना, मतलब आप सोचिए, पहली बार जिस व्यक्ति ने इस पूरे सिनेरियो को समझा और लोगों तक पहुंचाया, तो कितना उसने इस पर रिसर्च किया होगा, तभी वो नोबेल प्राइज उनको मिला। तो मान लीजिए अगर जीडीपी की जैसे हमने वैल्यू ली थी 100 करोड़, लेकिन यहां पर उसके पैसे खर्च हो जाते हैं तो वो पैसा यहां से कम हो गए, तो जीडीपी का जो हमें फल मिलना चाहिए था, जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, तो वो यहां नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन कई बार पॉजिटिव भी होती है।
तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि क्या एक्सटर्नलिटी नेगेटिव हो सकती है, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकती है, एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर पूछा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बताइए, तो क्या प्रोडक्शन जब होते हैं, जीडीपी जब होती है, हमेशा नेगेटिव ही होती है? नहीं, पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हैं। उसके भी आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका शहर बढ़ रहा है, जो कि हम अमूमन बढ़ता है, जनसंख्याएं बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से आगे निकल चुकी है कोविड के बाद। आंकड़े जो भी रहे हों, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो है ही है हम, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और यहाँ पर भी बाजी मारी लेंगे, नहीं मारी है तो जब शायद हम आगे निकल चुके हैं। तो हाईली पॉपुलेटेड country, India is a very highly populated and so the cities are also very highly populated. तो मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, क्यों बनाए हैं? सरकार ने इसलिए बनाया है कि भाई लोगों का समय बचे, लोगों के एफर्ट्स बचे, ताकि वो पैसे में कन्वर्ट हो। तो ब्रिज बनाया किसी ने, कारण कुछ और था, लेकिन उस पर कोई भी किसी भी शहर का आदमी आके निकल रहा है या उस शहर का आदमी भी निकल रहा है, उसने तो उसके लिए कोई अपनी तरफ से ना तो डिमांड करी थी, ना कोई उसने खर्चा किया था, ठीक है ना। हाँ, टैक्स के रूप में इनडायरेक्टली गया होगा, पर वी कैन नॉट मेजर ना कि भाई अभय शंकर ने दिया था पैसा इसलिए अभय शंकर के लिए पुल बनाया। मेरे लिए तो बनाया नहीं, समाज के लिए बनाया, लेकिन पुल बना, समय बचा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फायदा हुआ। तो किया सरकार ने मार्केट के लिए, फायदा पहुंचा किसी और को, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। बहुत सारे कारण होते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के। कहते हैं ना कि पड़ोस में अगर घर में गार्डन अच्छा है, आप कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन पड़ोसी बहुत मेहनत करता है, हरियाली बनाई रखी है उसने, अपने गार्डन में घास उगा रखी है, हरी अच्छी घास, अच्छे अच्छे तरह तरह के विचित्र प्रकार के फूलों की खेती करता है, वो उसका शौक है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने तो उजाड़ रखा हुआ है, भाई टाइम नहीं मिलता हमें, हम तो एक गमला भी ना लगावेंगे, ठीक है, घर वाली ने कह दिया तो तुलसी लगा दी, सेवा कर ली, बाकी तो हम कुछ ना लगावेंगे। पड़ोस वाले ने लगा रखा है, आप जाते हैं 2 मिनट अरे वाह भाई क्या बढ़िया है, ये तो गुलाब के फूल कहाँ से लाए आप, ये हरा वाला कहाँ से आया, मेरा पीला वाला कहाँ से आया, गुलाबी कहाँ से आया, खुशबू आती है क्या, आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग बेटर। तो फॉर सम मोर टाइम यू रिमेन हैप्पी, तो यू अर्न द हैप्पीनेस, बट फॉर दैट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, देयर इज नो कॉस्ट यू आर बियरिंग फॉर दैट। द अदर पर्सन, योर नेबर, आपका पड़ोसी, एवरीथिंग ही इज डूइंग, वो बियर कर रहा है कॉस्ट, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका फायदा मिल गया, आपको एक एस्थेटिक व्यू मिल गया, आपको अच्छा लगा, आपके मन को अच्छा लगा। इट्स ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कुछ हद तक मैं आपको इस टॉपिक को समझा पाया हूंगा। इसी क्रम में हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें 2-3 क्वेश्चंस, एक बार के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं, हमारी बातचीत काफी हो जाती है, ठीक है। तो उन्हें मैं लेकर के आता हूं। और एक बार फिर महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, बेल घंटी बजानी है, डिस्क्रिप्शन में सारे मैं आंसर्स देता हूं, उनको लर्न कीजिए। फिर से कहता हूं, आपकी क्वेरीज लाइए, क्वेश्चंस लाइए। देखिए वो डोमेस्टिक में क्या ऐड होगा नहीं होगा, आप किताबें पढ़िए, आप किताबें खोलिए, आपको समझ में आएगा, और वहां से क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं आप मुझसे पूछिए। उसी क्रम में हम एक फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड भी लेकर के आएंगे आगे, कि वो क्या होता है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना है, आपकी शुभकामनाएं चाहता हूं कि मुझे ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि मैं ये वीडियो समय समय पर आपके पास लेकर के आ सकूं, बना सकूं। और ऑल द बेस्ट है। 24 को आपका पहला पेपर है बोर्ड का, इंग्लिश का। अगर हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा किन चीजों का ध्यान रखना है, बना सका तो जरूर उस वीडियो को लेकर के आऊंगा। उल्लास से भरे रहे, उमंग से भरे रहे और परीक्षा का आनंद ले। धन्यवाद, थैंक यू।